दोस्तों, आइए देखते हैं आज की कुछ ख़ास खबरें। आज दो चार रोज़ से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल काफ़ी चर्चा का बाइस है। हर रियासत भर के तमाम इलाकों में हाईवे जाम किए जा रहे हैं, चक्का जाम, स्ट्राइक किया जा रहा है। ये हिट एंड रन कानून जो लागू किया गया है, इसको लेकर तशवीश पाई जा रही है। उसकी कुछ तफसील आपको बताते हैं कि अब से पहले ट्रक वालों के ज़रिए हादसा हो जाते थे। कभी ये लोग फरार हो जाया करते थे, कभी जाए हादसे पर गिरफ्तार कर लिए जाते थे। तो इन लोगों पर मामूली केस बनता था और हफ्ते 15 दिन में इन लोगों की ज़मानत हो जाती थी। महीने 2 महीने में गाड़ियाँ छूट जाया करती थी। मगर अब हुकूमत ने नया कानून बना दिया है, यानी भाग जाने वाले ड्राइवरों पर और अगर जाए हादसा पर पकड़े जाते हैं और खाती पाए जाते हैं तो ऐसे अफराद को, ऐसे ड्राइवरों को जान जाने की सूरत में 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना ड्राइवर को आय होगा अगर उसके एक्सीडेंट से किसी की जान जाती है। तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना, इस कड़ी सज़ा को लेकर ट्रक ड्राइवरों में, मालकान में और ट्रक ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता सभी अफराद में तशवीश पाई जा रही है। और इसी को लेकर मुल्क भर में, रियासत भर में स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। मालेगांव में भी गुज़िश्ता दिनों स्टार होटल के पास में हाईवे जाम किया गया। वहीं मनमाड़ में पेट्रोल ड्राइवरों ने भी हड़ताल का मुजाहरा किया। दोस्तों, इस पर जो ट्रांसपोर्ट लीडरान हैं, इन्होंने बताया कि ड्राइवर मॉब लंचिंग और पब्लिक की मार से डर कर भाग जाते हैं। बाद में वो पुलिस से रब्ता करते हैं और केस कबाड़ी का सिलसिला चलता है। अगर मॉब लंचिंग ना हो तो ड्राइवर खुद पुलिस स्टेशन में जाकर रब्ता करे। बहरहाल हुकूमत ड्राइवरों को मनाने की कोशिश कर रही है और फैसले की तरमीम पर गौर कर रही है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। मगर दोस्तों, ट्रक की हड़ताल से अशिया की किल्लत बढ़ सकती है और अशिया के दाम बढ़ सकते हैं और ये मसला भी हो सकता है पैदा। खासकर पेट्रोल के लेकर आवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। दोस्तों, हफ्ता भर हाथ काला, जुमा के दिन मुंह काला के मिज़दाक पावरलूम सनत इन दिनों काफ़ी चर्चा का बाइस है। पावरलूम परिषद को लेकर और हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी और उनके राब्ते और मीटिंगों और इजलास को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा है। आपको बता देंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है, सनत बर्बादी के दहाने पर है। उसकी वजह कुछ इस तरह है कि LBT, GST, रिफंड प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, यार्नों की सट्टेबाजारी, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका से सस्ते और अच्छे कपड़े आ जाने की वजह से, तैयार होने की वजह से, इंपोर्ट में कमी आने की वजह से कपड़ों की डिमांड कम हो रही है। वहीं उनके भाव भी गैर इतदाल हैं। बिजली का प्राइवेटाइजेशन और बिजली के बढ़ते दाम भी कहीं ना कहीं से पावरलूम इंडस्ट्री के लिए परेशानी का बाइस थे। ऐसे में रईस शेख, रुकन असम्बली भिवंडी समाजवादी की ईमा पर असम्बली गुज़िश्ता असम्बली सरमाई अजलास में LAQ लगाया गया और एक लक्ष्य विधि रईस शेख के ज़रिए वज़ीर आला सिंधे ने लगवाई और एक कमेटी तरतीब दी जिसमें पावरलूम सनत के दीगर अफराद को उसमें शामिल किया गया। मसलियतन हिकमतन वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के करीबी दादा भुसे को इसको चेयरमैन बनाया गया, रईस शेख को जिम्मेदार बनाया गया और महाराष्ट्र के कुछ सनती अफराद को उसमें लिया गया। हालांकि महाराष्ट्र से, मालेगांव से नुमाइंदगी नहीं हो सकी, मुफ्ती साहब या यूसुफ इलियास साहब को लिया जाना था। मगर इस कमेटी ने बड़ी खुश असलूबी से धुलिया, भिवंडी, सोलापुर, सिरपुर, इच्चल करंजी, यवला, नागपुर, जूनी मुंबई और दीगर सनती इलाकों के सनती अफराद से मुलाकात की, मीटिंग कर रब्ता किया, उनसे मसाइल जाने, उनके प्रॉब्लम सुने और एक रिपोर्ट तैयार करके जल्द ही एकनाथ शिंदे साहब को 15 फरवरी तक दी जा सकती है। रईस शेख और दादा भुसे के ज़रिए उनके चैम्बर में मीटिंग लगाई गई है और हो सकता है कि हुकूमत इलेक्शन के पेश नज़र कोई ऐलान कर दे। रईस शेख इसको लेकर काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि माजी की संजीवनी स्कीम की तरह कोई स्कीम या कोई रियायत देकर पावरलूम इंडस्ट्री को बर्बादी के दहाने से बचाया जाए। रईस शेख जहां काफ़ी पुरुम्मीद है दोस्तों, वहीं वो इस मामले में काफ़ी मुतहरिक भी पाए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले भी की हुकूमत में ऐसा हुआ था कि अब्दुल लतीफ़ अनवर को चेयरमैन बनाया गया था और एक पावरलूम कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट और अवामी सनती मसाइल को हुकूमत से बावर कराया था, एक रिपोर्ट पेश की थी। मगर उस रिपोर्ट का क्या हुआ मालूम नहीं। ये नई रिपोर्ट कहाँ तक
कारगर हो सकती है ये आने वाले वक्त बताएगा। बहरहाल सनती तरक्की नहायत ज़रूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाही से बचाने के लिए बुनकरों में नहायत एहतियात की ज़रूरत है। वहीं हुकूमत को भी इस दूसरे किसानों के बाद दूसरे अहम रोज़गार को की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सहूलियात फराहम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, पार्लियामेंट इलेक्शन की आहट जारी है। इत्तलात के मुताबिक आने वाले माह की 10 फरवरी से आचार संहिता ज़ाब्ता इखलाक लग सकता है और 15 मार्च के आसपास में पार्लियामेंट के इलेक्शन होने की उम्मीद है। स्टेट का इलेक्शन नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में ओबीसी के लोग अभी हाईकोर्ट में गए हुए हैं, इसलिए रियासत का इलेक्शन और मरकज़ का इलेक्शन और हुकूमत की जानिब से जो कोशिश की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक मुल्क को एक इलेक्शन, मगर इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन 15 फरवरी को हो सकता है, जिसके लिए 10 फरवरी से ज़ाब्ता इखलाक नाफिज कर दिया जाने की उम्मीद है। इस ऐलान के बाद से पार्लियामेंट रुकनीत के उम्मीदवार नमूदार होना शुरू हो गए हैं। दीगर इलाकों से कई लोगों की खबरें सामने आ रही है। वहीं नासिक धुलिया मतदार संघ से आईजी डी गांवकर साहब, जो साबिक आईजीपी ऑफिसर भी थे, इनका की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िस्ता दिनों मराठी प्रेस डे के मौके पर रेस्ट हाउस में ली गई। साफियों का इस्तकबाल किया गया और कई खेल कूद के मुकाबलों के इनेकाद का ऐलान किया गया। पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर आवाम में भी कहीं ना कहीं से बेदारी होना चाहिए कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें जो उनके बुनियादी मसाइल हल कर सकें। 3 तरह की राय दहिंदगी, एक कारपोरेशन के लिए, एक असम्बली के लिए, लेकिन सबसे अहम वोट पार्लियामेंट के लिए हो सकती है जो मुल्क का निज़ाम चलाती है। दोस्तों, राम मंदिर बन जाने के बाद से मुसलसल वहाँ पर दीगर तामीराती कामकाज का सिलसिला जारी है। 22 जनवरी को इसका इफ्तिताह होना है। राम मंदिर के इफ्तिताह को लेकर मुल्क भर में बिरादरान वतन में खुशी का माहौल है और मुल्क भर से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि मोदी ने अपने ही घरों से इबादत करने की, उनको पूजा पाठ करने की अपील की थी, मगर उसके बाद भी बड़ी तादाद में लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। यूपी हुकूमत की जानिब से उन लोगों को यूपी में सरकारी छुट्टी रख दी गई है। स्कूलियों की भी छुट्टियां हैं, सरकारी दफातर की भी योगी ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। कई टेंट बनाए गए हैं, टेंट का बड़े बड़े जोन बने हुए हैं, खाने के इंतजाम किए गए हैं, लग्जरियस रूम भी बनाए गए हैं। रास्तों को लेकर भी काफ़ी तवज्जो दी गई है और राम के वक्त में उन लोगों के कहने के मुताबिक जो जो वहाँ लवाजमात थे वो वहाँ लगाकर बिल्कुल उस ज़माने का मंजर पेश किए जाने की बात की जा रही है। ऐसे में अपोजिशन की जानिब से कांग्रेस और दीगर पार्टियां भी ये ऐलान कर रही हैं। गुज़िस्ता दिनों कांग्रेस हाईकमान के खरगे साहब का ये बयान आया था कि राम किसी की जागीर नहीं, हर हिंदू अपने तरीके से इबादत कर सकता है। 22 जनवरी को अपोजिशन की जानिब से मुल्क के लाखों मंदिरों में पूजा पाठ की जाएगी और ये बताया जाएगा कि राम हमारे भी हैं। बहरहाल राम मंदिर 22 जनवरी को लेकर कहीं ना कहीं से हुकूमत अलर्ट है। इसराइल फ़लस्तीन जंग में फ़लस्तीन के साथ में लेबनान और ईरान पूरी तरह से उतर चुके हैं और मुसलसल हमास की जानिब से, अल कसीम की जानिब से, इमाम हुसैन ब्रिगेड की जानिब से, लेबनान फ़ौज और ईरान ब्रिगेडियर्स की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िस्ता दिनों हमास ने इसराइल की 3 आँखें, यानी 3 ऐसे टेंट जहाँ से वो लेबनान और ईरान बॉर्डर की निगरानी किया करता था, लेबनान और हमास ने मिलकर ऐसे कई टेंट को, 3 से ज़ायद टेंट को तबाह कर दिया है और बेशुमार इसराइली अफवाज के टेंटों पर हमला की बात सामने आ रही है। अमेरिका को इस मामले में हज़ीमत उठाना पड़ रही है। अमेरिका ने लगाया है कि ईरान तीसरी आलमी जंग की तैयारी कर रहा है और इलाकाई असबियत फैला रहा है। ऐसे में ईरान की जानिब से मुसलसल फ़लस्तीन को हिमायत कहीं ना कहीं से इसराइल के लिए दर्द सर बन रही है और मुमकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसराइल जंग हार जाएगा। गुज़िस्ता कल को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी चर्चा थी कि हुकूमत गिर सकती है। 14 ऐसे एमएलए जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे का दामन थामा था, ऐसे अफराद का फैसला होना था। स्पीकर असम्बली स्पीकर के ज़रिए कानून साज असम्बली के स्पीकर नार्वेकर ने कल फैसला सुनाया कि शिंदे ही असल शिवसेना के हकदार है और जो 14 एमएलए उधर से इधर हुए थे ये पार्टी में ही हैं, कहीं गए नहीं, इसलिए
इसलिए इन पर बगावत का इल्ज़ाम नहीं, का गुनाह नहीं इन पर ठहराया जा सकता। इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और चरागपा होते हुए कहा कि स्पीकर खुद शिंदे के घर पर गए और वहां जाकर ऐसा फैसला सुनाया, यानी जज अब खुद मुलजिम के पास जा रहा है। ये कौन सा कानून महाराष्ट्र में चल रहा है? दोस्तों, अजमेर जाने का लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। 1 रजब से ख्वाजा साहब का 10 रोज़ा उर्स शुरू होगा। आज जुमेरात अमावस की रात, कल रबीउल आखिर की 29 आखिरी तारीख, कल रजब का चांद दिखेगा। शनिचर यानी परसों 13 जनवरी को 1 रजब है। ख्वाजा साहब का 10 रोज़ा उर्स शुरू होगा। मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पहुँचते हैं। ख़ासकर इन 10 दिनों में छठी और नौ के कुल का खास एहतमाम होता है। छठी के रोज़ न सिर्फ अजमेर बल्कि मुल्क भर के दीगर मुस्लिम शहरों में न्याज का, फातिहा खानी का और जलसों का, अज़मत औलिया के नाम से सेमिनार का और नज़र न्याज का सिलसिला दराज रहता है। वहीं मालेगांव में भी बड़ी तादाद में इस रोज़ डेग हर जगह लगाई दिखती है। कहीं दालचा, कहीं खिचड़ा, कहीं पुलाव, कहीं बिरयानी, कहीं शरबत, कहीं बिस्किट और कैडबरी की तकसीम होती है। वहीं मालेगांव शहर में कई तकरीबात का एहतमाम भी होता है। बड़े शहरों के बनिस्बत मालेगांव से कुछ ज़्यादा ही तादाद में ज़ायरीन अजमेर पहुंचते हैं। वहीं जहां आम लोग अकीदत के तहत अजमेर पहुंचते हैं, वहीं मालेगांव से चोर हजरात भी बड़ी तादाद में अजमेर तशरीफ़ ले जाते हैं अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए। गुज़िस्ता 5 रोज़ कबल कोरोना की एक आहट महसूस हुई। अचानक हर रियासत में 200-300 कोरोना के मरीज़ सामने आने लगे। 2-3 अमवात कोरोना से बताई जाने लगी, मगर गुज़िस्ता 2-3 रोज़ से ये सिलसिला इतना नहीं चर्चा का बाइस है। लोग कोरोना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हुकूमत पार्लियामेंट इलेक्शन बड़ा सेपरेट में करवाना चाहती है, इसलिए कोरोना के ज़रिए ज़्यादा तसीर ना हो। इसलिए हो सकता है कि कोरोना का दोबारा माहौल बनाया जा सके। मगर दोस्तों, सर्दी अपने शबाब पर है। ऐसे में कई लोगों की सर्दी से मौत होने की खबरें सामने आ रही है। सर्दी से खास एहतियात की ज़रूरत है। सर्द ग़िज़ाओं से बचें, गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत हवा में ना निकलें, गर्म लिबास का इस्तेमाल करें। सर्दी से बचें ताकि कोरोना से भी महफूज रहें और कोरोना से मुताल्लिक बहरहाल एहतियात जारी रखें। गुजरात बड़ा तरक्की कर रहा है। गुज़िस्ता दिनों हम भिवंडी थे तो कुछ सनती अफराद ने बताया कि बेशतर गुजराती मारवाड़ी तबका के वो लोग जो भिवंडी में पावरलूम का कारोबार किया करते थे, ये लोग अब गुजरात जाकर अपना कारोबार कर रहे हैं। वहाँ सनती, मासी, प्रोफेशनल और बिज़नेस के लिए, धंधे के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी सहूलत है और काफ़ी वसाइल व असबाब हैं और वहाँ एक खुली मैसत सांस लेती है। गुज़िस्ता दिनों नरेंद्र मोदी के ज़रिए गुजरात में कई कमर्शियल स्कीमों का ऐलान किया गया। वहीं एक वाइब्रेंट ग्लोबल ट्रेड शो का भी इनेकाद किया गया। गुज़िस्ता दिनों मोदी ने सऊदी के शाहजादों को भी गुजरात बुलाया। कोरिया के सियासी हुकूमती सरबराह भी बरसरे इक़्तिदार वहाँ पर आए। वहीं बड़ी तादाद में वहाँ पर रोड शो के ज़रिए इंडस्ट्रियल बेदारी का मुजाहरा किया गया। दोस्तों, मोदी गुजरात को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। बेशुमार ऐसे अफराद कहते हैं कि धंधा पानी करने वालों के लिए गुजरात बेहतरीन जगह है। 12 जनवरी यानी कल नरेंद्र मोदी नासिक में एक एग्जीबिशन के लिए आने वाले हैं। ये उनका सरकारी दौरा होगा, ये गैर सियासी दौरा होगा। एग्जीबिशन के बाद वो मखसूस कुछ अफराद से मुलाकात करेंगे और वापस हो जाएंगे। बहरहाल 12 जनवरी कल मोदी के आने को लेकर नासिक ज़िला भर में बेदारी का माहौल है। मालेगांव से भी बड़ी तादाद में बीजेपी वर्कर्स नासिक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की गुज़िस्ता दिनों पैदल यात्रा बड़ी कामयाब रही। उसके बाद उन्होंने फिर ऐलान किया कि भारत जोड़ो पैदल यात्रा शुरू की जाएगी, जो मणिपुर के अम्फाल से 14 जनवरी से शुरू होगी और 16 रियासतों से गुजरकर तकरीबन 10 मार्च को वो मालेगांव हाईवे से गुजरेगी। मालेगांव कांग्रेस कमेटी की जानिब से भारत जोड़ो पैदल यात्रा के इस्तकबाल की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर काफ़ी मुतहर्रिक है कि राहुल गांधी मालेगांव आते हैं तो देखते हैं क्या माहौल होता है।
गुजरात गोधरा कांड जो हर कोई जानता है, इस मामले में बिल्किस बानो पर और बेशुमार अफराद पर कई तरह के मजालिम हुए। बिल्किस बानो केस की समाअत के बाद मुल्जिमीन को फांसी और उसको चैलेंज करने के बाद उसे उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया गया, मगर बाद में मुल्जिमीन की किसी टेक्निकल इश्यूज़ की बिना पर उनकी रिहाई अमल में आ गई, जिस पर दोबारा चैलेंज किया गया और अब ये फैसला आया कि उन्हें दोबारा उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी और उन्हें जेल भेजा गया, जिसको लेकर मुल्क भर के अक़लियती शोबे में काफ़ी खुशी का माहौल पाया जा रहा है। वहीं बिल्किस बानो का मीडिया पर बयान भी आया कि मैं काफ़ी दिनों के बाद में मुस्कुराई हूँ। नांदगांव मालेगांव तालुका के नांदगांव में एक दोस्त ने एक दोस्त का कत्ल कर दिया कि दीपक रमेश कदम नामी नौजवान ने अपने एक दोस्त दत्तू पगार से कुछ पैसे कर्ज लिए। पैसे के लेन देन के बाद आपसी तूतू महमे में दत्तू पगार और देवाजी बोरसे के जरिए दीपक रमेश कदम का कत्ल हो जाने का मुकदमा नांदगांव पुलिस स्टेशन में 302 के तहत दर्ज किया गया। दोस्त के जरिए दोस्त का कत्ल नौजवानों की इस वारदात के बाद नांदगांव और अतराफ में सरासिंगी का माहौल रहा। संगीता धायगड़े, दीपक कासार और फिर माजी कमिश्नर भालचंद गोसावी का मालेगांव से तबादला किया जाना और मालेगांव की आवाम लीडरान की जानिब से सियासी तंजीमों की जानिब से हमेशा कमिश्नर पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहता है। गुज़िश्ता दिनों भालचंद गोसावी का अनन फानन तबादला हो गया, तमाम सियासी पार्टियां उनसे नाराज़ थी। उसके बाद रविंद्र यादव नए कमिश्नर आए और उन्होंने अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए बतौर कमिश्नर मालेगांव शहर में तहरीकात का सिलसिला शुरू कर दिया है और सुबह सवेरे से ही उठकर वो मुख्तलिफ प्रभाग समिति ऑफिसों में जाकर साफ सफाई का दौरा करके उसकी निगरानी कर रहे हैं और इस बाबत अहकामात जारी कर रहे हैं सफाकियत के लिए। वहीं होने वाले तामीराती कामकाज का भी वो जायज़ा ले रहे हैं। मुमकिन है कि नए कमिश्नर रविंद्र यादव मालेगांव के लिए नेक फाल और मुताबिक साबित हो सकें, मगर हमारे यहाँ फूल हार पहनाकर इन लोगों को लापरवाना कर देना ये हम लोगों के ज़रिए ही होता है। बहरहाल रविंद्र यादव को प्रशासक दौर में काफ़ी काम कर लेने की उम्मीद आवाम की जानिब से की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत दिल्ली गवर्नमेंट की जानिब से कौमी उर्दू किताब मेला मुनक़िद किया जाता है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के ज़ेर एहतमाम इस मरतबा 26वां कौमी उर्दू किताब मेला बराए 2024 बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई के बीकेसी इलाके में मुनक़िद किया गया है, जो गुज़िश्ता 4 जनवरी से जारी है और 14 जनवरी तक 10 रोज़ तक मुनक़िद किया गया है, जिसमें 3 लाख से ज़ायद किताबें क़ारीन का इंतज़ार कर रही हैं। 280 से ज़्यादा मुल्क गिर शोहरत याफ्ता पब्लिशर्स के सैकड़ों स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं मुख्तलिफ अदबी तकारीब का भी इनेकाद किया गया है। ख़ासकर गुलबूटे के फ़ारूक सैयद साहब, काविश के आमिर अंसारी साहब, उर्दू कारवां के फ़रीद खान, डॉक्टर कासिम इमाम, हामिद इकबाल सिद्दीकी, इम्तियाज़ खलील वगैरह इस मेला को लेकर काफ़ी मुतहर्रिक हैं। महाराष्ट्र भर की उर्दू दां तबके से गुजारिश है कि अपनी नई नस्लों को मुतालिया से किताब से जोड़ने के लिए उर्दू किताब मेला, कौमी उर्दू किताब मेला बीकेसी में 14 जनवरी से कबल ज़रूर शिरकत करें। ख़ासकर मुंबई और अतराफ़ की आवाम से भी ख़ास अपील की जाती है। मालेगांव में हादसा दोस्तों कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता दिनों 2 नौजवान, एक दैदी देहात का और एक अरबी देहात के 2 नौजवान कुएं में और तालाब में डूबकर मर गए। उनका विसाल हुआ, जिसकी खबर हमने सैफ न्यूज़ पर लगाई थी। वहीं एक दाबाड़ी का नौजवान भी जहरीला फल खा लेने से खेत में हलाक हो गया। वहीं एक बैरून डिस्ट्रिक्ट का एक नौजवान भी मालेगांव हाईवे पर हादसे का शिकार होकर फौत हो गया, जिसका नाम नहीं मालूम हो सका। आज न सिर्फ इन 4 अमवात की बल्कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी कई अमवात की खबर सैफ न्यूज़ पर शाये की गई थी। मराठा समाज को ओबीसी ज़मरे का रिजर्वेशन मिल सके, इसको लेकर जरांगे पाटिल गुज़िश्ता 8 सालों से मुतहर्रिक हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी खेती, अपनी ज़मीन बेचकर इस तहरीक पर काम किया और पहले अकेले ही चले थे। अब इनके पास एक कारवां है और बड़ी बेदारी है जरांगे पाटिल और मराठा रिजर्वेशन को लेकर। गुज़िश्ता 4 माह से इसमें ज़्यादा शिद्दत आई और जरांगे पाटिल एक मराठा योद्धा हीरो बनकर
सामने आए। गुज़िस्ता 4 माह से वो मुख्तलिफ महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मराठा अक्सरियती शहरों का दौरा करके वहाँ बेदारी पैदा कर रहे थे और उन्होंने ऐलान किया कि 22 जनवरी मुंबई में 3 रोज़ा धरना दिया जाएगा, जिसको लेकर महाराष्ट्र भर से करोड़ों की तादाद में मराठा समाज वहाँ पहुँचेगा मुंबई, ऐसा जरांगे पाटिल की जानिब से ऐलान किया गया था। और उसकी बेदारी के लिए वो मुख्तलिफ शहरों का दौरा भी कर रहे हैं। अब सुना जा रहा है कि अगर 22 तारीख को राम मंदिर का इफ्तिताह होता है, ऐसे में जरांगे पाटिल मुंबई पहुंचते हैं, करोड़ों अफराद मराठा समाज के लोग वहां होंगे, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है। अमन व अमान और अर्थव्यवस्था को लेकर, बुनियादी सहूलियात को लेकर भी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो सकता है। हुकूमत जरांगे पाटिल को मनाने की कोशिश कर रही है, मगर मराठा आरक्षण के लिए तंजीमें कतई इस बात को लेकर राज़ी नहीं हो पा रही हैं। देखते हैं कि 22 जनवरी राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मुंबई महाराष्ट्र में मराठा समाज की जानिब से क्या होता है। गुज़िस्ता कल पुलिस राइजिंग डे के मौके पर पुलिस महकमा और कारपोरेशन की जानिब से लावारिस बुज़ुर्गों के लिए कंबल की तकसीम की गई और उनसे मुताल्लिक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां सड़कों पर लावारिस गदागर बुज़ुर्गों बेसहारा पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए समाज को आगे आना चाहिए, इस तरह का इजहार ऑफिसरान की जानिब से किया गया। वहीं मालेगांव शहर के ऐसे मुताल्लिका सोशल वर्करों का इस्तकबाल भी किया गया। दोस्तों, मालेगांव शहर में शफीक एंटी करप्शन, शकील तैराक, किला तैराक ग्रुप के तारे, जिया मुस्कान, एजाज MIC, आरिफ अय्या खान, खालिद इसके, खालिद सरहदी, सोहेल सेवक, सत्तार एम्बुलेंस वाले, इस तरह के बेशुमार अफराद हैं जो हादसात के मौके पर, पानी में डूबने के मौके पर और नागानी हालात में शहर के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे बुजुर्गों की, जब भी लावारिस बुजुर्गों की लाश पाई जाती है, यही लोग उसकी आखिरी रसूमात अदा करवाते हैं, कानूनी प्रोसीजर करते हैं और ऐसे बेसहारा लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनका इलाज और मुआवजा करते हैं। ऐसे सोशल वर्करों के लिए हुकूमत को कम से कम यहाँ के लीडरान को और कारपोरेशन को सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल, पुलिस राइजिंग डे के मौके पर इस तरह के प्रोग्राम पर आवाम की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। ऐसे लावारिस बुजुर्गों की आनत के लिए समाज को आगे आने की ज़रूरत है। दोस्तों, आइए देखते हैं आखिर में मालेगांव की कुछ सियासी झलकियां, मुकामी लीडरान की कुछ एक्टिविटीज़। शेख रशीद साहब के जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव की जानिब से कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हो सका। हालांकि शेख आसिफ साहब अक्सर मुतारिक रहा करते थे तंजीमी तौर पर, सियासी तौर पर। इसके बाद कई लोगों का ताज़ियती सिलसिला चला। अब 12 जनवरी को जुमा की सब दगड़ू आयल मिल में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक जलसा आम का इनेकाद मुख्तलिफ उन्वानात पर किया गया है। खालिद हाजी और दीगर कारपोरेटर्स, दीगर ओहदेदारान ने गुज़िस्ता कई हफ्तों से इसके ताल्लुक से बेदारी मुहिम, कार्नर मीटिंग शुरू की थी और अपने बातें आवाम के सामने रखी थी। कल 12 जनवरी जुमा की सब दगड़ू आयल मिल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जलसे में शिरकत की अपील पार्टी जिम्मेदारान की जानिब से की गई है। मुस्तकीम डिग्निटी पावर मसाइल को लेकर इन दिनों मुतारिक हैं। उन्होंने गुज़िस्ता दिनों भिवंडी में रईस शेख से मुलाकात की। जलसे का इनेकाद के बाद रईस शेख से मुलाकात हुई। रईस शेख से मुलाकात के बाद कल वो बम्बई में अबू आसिम आज़मी के साथ देखे गए और यहाँ उन्होंने सनती मसाइल को लेकर अबू आसिम आज़मी से गुफ्तगू शनीद की। ट्रक हड़ताल को लेकर, ट्रांसपोर्ट हड़ताल को लेकर एजाज बेग कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं और ड्राइवरों के मुतालबात के लिए हुकूमत को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ अफराद के शामिल होने की भी अक्सर खबरें सामने आती रहती है। कांग्रेस पार्टी का सदर बनने के बाद एजाज बेग कहीं ना कहीं से मुतहर्रिक हैं, असम्बली की तैयारी में है। बहरहाल, कांग्रेस तनज़्ज़ुली से मालेगांव में अब इर्तिका की जानिब गामज़न है। आविष्कार दादा भुसे MP का इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसको लेकर दादा भुसे अकलियती अफराद में काफ़ी मुतहर्रिक हैं। सनती अफराद से भी मुलाकात करना उसकी एक कड़ी हो सकती है। वहीं आविष्कार भुसे भी अतराफ के देहातों और शहरों का दौरा करते देखे जा रहे हैं।
मुफ्ती साहब की जानिब से इजलास के बाद कई कामों की मंजूरी और मालेगांव शहर में कई कामों के इफ्तिताह की, रोड की दीगर तामीराती कामों की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं मुफ्ती साहब सुबह के अय्याम में अवामी मसाइल और मजहबी मिली काम काज को लेकर भी मुतहर्रिक हैं। मुजीब मोमिन यूसुफ इलियास के तवस्सुत से सनती मसाइल हल करने को लेकर भी इन दिनों कोसा हैं। दोस्तों, यूनुस ईसा खानवादा अक्सर सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आता, मगर ये लोग अपने वार्ड में अवामी बुनियादी काम को लेकर रोड गटर की सहूलियात, दीगर साफ़ सफाई, गार्डनिंग और दीगर सरकारी दरबारी काम को लेकर मुताबिक रहते हैं। अक्सर इनके ज़रिए बिला तसीर रोड के काम काज का इफ्तिताह होता रहता है। और जहां अब्दुल मालिक अपने इलाके में काफ़ी मुताबिक है, वहीं डॉक्टर खालिद साहब, उनके अहबाब जाकिर भाई वगैरह भी वार्ड में साफ़ सफाई और दीगर तामीराती कामों को लेकर मुताबिक रहते हैं। मजलिस तंजीमी ढांचे को लेकर शहर भर में कब मुताबिक होगी, इस बात का इंतज़ार है। वहीं आवाम को अब्दुल मालिक की एंट्री का भी इंतज़ार है।